तो आपको 2025 में 175 रैंक आई। क्योंकि सर पहले ही पढ़ के जाने से दो फायदे हैं। एक तो फ्रेश माइंड होता है। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपने सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे पढ़े, आपने रिकॉर्डिंग देखी, आपने लेक्चर्स। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ब्रिंसु। और ब्रिंसु आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अचीव करी है ऑल इंडिया रैंक 56। और मार्क्स इनके हैं ऑल गेट एग्ज़ाम के पेपर में 54। गेट 2026 का जो पेपर था उसमें ये हमारी टॉपर है। ऑल इंडिया के अंदर टॉप 100 के अंदर इनकी रैंक, और 50 के अंदर आने वाली थी, 56 इनकी रैंक आई है। तो इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए, इस ग्रेट सक्सेस के लिए पहले तो आपको मैं ब्रिंसु कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद है सर। बिल्कुल। थैंक यू। तो अब हम आपको शुरुआत करें, हम आपसे बातें करना स्टार्ट करें। हमारा मोटिव बस ये है कि हम आपकी कहानी को पर्दे के सामने लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो प्राप्त किया है, आपकी अचीवमेंट बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। तो आप उनको दिशा दिखा सकते हो, आप बता सकते हो कि आपने ऐसा क्या किया कि आप वहाँ पहुँचे, जहाँ से कि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं शुरुआत है वो बहुत ही बेसिक से करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने आप से रूबरू करवाइए सबको, कि आप अपने बारे में थोड़ी बातें बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडी कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे है रही है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम ब्रिंसू बाल्दा है और मैंने अपनी डिग्री बीटेक ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एसपीएनआईटी सूरत से करी हुई है। आई एम 2025 पास आउट। 2025 में मेरी रैंक ए आर 175 आई थी एंड इस साल ए आर 56 आई है। एंड मैं सर नेटिव राजकोट से हूँ और अभी सूरत में जॉब कर रही हूँ एट एएमएनएस हजीरा एट द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है। ठीक है, तो आप एनआईटी सूरत से हैं, फिर आपने फाइनल ईयर के साथ जब अटेम्प्ट किया तब आपकी रैंक 175 आई। हाँ सर, फाइनल ईयर के साथ जब दिया था तब 175। और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन जो रही है वो जॉब के साथ रही है। हाँ सर, इस वाली जॉब के साथ रही है। ठीक है। तो ये वाकई में एक स्पेशल अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि मेनी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपकी कहानी में से उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे वो जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत 175 रैंक से पीछे हुई है गेट की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एनआईटी सूरत में रहे होंगे, वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था? आप सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में, कब आपने सोचा कि मुझे गेट एग्ज़ाम देना चाहिए, और आपको पता कैसे चला कि मेरे को गेट एग्ज़ाम के बारे में सोचना है? सर ऑलमोस्ट थर्ड ईयर का जो लास्ट सेम होता है वो स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी। एंड पता सर, अपने जो सारे दोस्त थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनसे ही मोस्ट प्रोबेबली पता चला था। हम्म। ठीक है। तो आपने वहाँ पर डिसाइड किया कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करनी है, हाँ सर। बट अन अकेडमी के साथ करनी है, ये प्लेटफॉर्म ये बेस्ड है, ये कैसे पता लगा आपको? सर अगर मैं बात करूँ तो एनआईटी सूरत में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अन अकेडमी को प्रीफर करते हैं। तो बाय दिस सीनियर्स अचीवमेंट एंड ऑल, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करा कि आप अन अकेडमी से करने से बेहतर होगा, क्योंकि उसके दो फायदे हैं सर। एक तो एक्सपीरियंस टीचर है और दूसरा ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अन अकेडमी में अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो सर मैंने भी वही चूज करा फिर। ठीक है। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आपका वो प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा? आपने थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट कर दिया था, तो मेजर आपकी प्रिपरेशन है वो फाइनल ईयर में जाके रही होगी। तो आपने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आप बताइए, आपने कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा, कैसे सब्जेक्ट कवर किए? सर अगर मैं फाइनल ईयर में बताऊँ तो हमारे फाइनल ईयर में रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट्स है। तो मैंने वो सारा असाइड करके मेनली गेट प्रिपरेशन पे फोकस करा था। और इन नियरली इन दिसंबर ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। तो फिर पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं था, तो वन बाय वन सब्जेक्ट्स चालू करके मैंने गेट की प्रिपरेशन चालू करी थी एंड साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करती गई थी। एंड ठीक जो है। 6 मंथ इंटर्नशिप वाला सेमेस्टर है सर, वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि इंटर्नशिप पे इतना ज्यादा काम नहीं रहता है। तो वो उस टाइम पे मैंने काफी यूटिलाइज करा एंड प्रिपरेशन करी थी। हम्म।
आपने साथ में इंटर्नशिप के जो अवेलेबल टाइम है उसका आपने फायदा उठाया। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपने सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे पढ़े, आपने रिकॉर्डिंग देखी, आपने लेक्चर्स कैसे कैसे आपने कवर किया, आप बताएंगे उसके बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट आपने किस फैकल्टी से पढ़ा, कैसे आपने कवर किया, वो आप बताइए थोड़ा। सर मोस्टली मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था, हम्म। अराउंड 8 to 9 मंथ्स। सो मैंने रिकॉर्डिंग ही प्रीफर करा था, ताकि मतलब स्पीड इंक्रीज करके पढ़ा जाए। और अगर बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़े हैं, इंक्लूडिंग एफटी, मैथ्स एंड ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मतलब A to Z 12 के 12 आपने हमसे ही पढ़े हैं। हाँ मतलब ऑल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो आपने सारे लेक्चर देखे, रिकॉर्डेड से देखे, और स्पीड से आपने अपना टाइम है वो हाँ सेव सर। किया। ठीक है। आपने इसके अलावा उसके बाद में प्रैक्टिस करी, PYQs जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो बाद में किया है आपने, साइमल्टेनियस अपनी प्रिपरेशन के अंदर ही प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए? तो क्लास में ही कवर कर लेते हैं। उसको छोड़ के जो क्वेश्चन है, जैसे एक सब्जेक्ट या एक मेन टॉपिक खत्म होने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए, ऐसे साइड बाय साइड। लाइक लास्ट में एक साथ नहीं करे, एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट सारे प्रीवाइक्यूज कर लिए इस तरह से। ठीक है। तो आपको 2025 में 175 रैंक आई। तो 175 हाँ रैंक आने के बाद आपको गेट एग्जाम के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी मिली, क्या आप उनके अंदर आपने कोशिश करी? जैसे आपने कहाँ कहाँ पर कोशिश करी, कहाँ कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी बताइए आप। सर, जैसे जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, वो मैंने ईआईएल का इंटरव्यू दिया था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वो हम्म। इंटरव्यू मेरा टेक्निकल थोड़ा सा वीक होने की वजह से वो हम्म। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन हम्म। मैंने बार्क का एग्जाम क्लियर करा था, तो मैंने हम्म। बार्क का भी इंटरव्यू दिया है। हम्म। एंड देन सर एनपीसीआईएल का इंटरव्यू दिया था। हम्म। एनपीसीआईएल में सर मेरी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो 69 मार्क्स थी, और मेरे उससे एक दो मार्क्स ही कम आए थे, अराउंड 67 मार्क्स आए थे। तो हम्म। वो सर एकदम नियर से छूट गया। एंड देन अभी रिसेंटली आईओसीएल का इंटरव्यू दिया था, उसकी एग्जाम क्लियर करके। हम्म। ठीक है। तो गेट एग्जाम के थ्रू आपने EIL दिया, BRC दिया? BRC आपका गेट एग्जाम के थ्रू हो गया था? नहीं सर, 175 उस टाइम पे 99 एआर तक ही कट ऑफ था, तो मेरा एग्जाम से हुआ था उस टाइम। ठीक है। तो आपने NPCL का इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ मार्क्स से आपका रहा। ठीक हाँ है। सर। अब हम बात करते हैं कि जब आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की। आपने कैसे टाइम मैनेज किया? सर जॉब के साथ जैसे अगर मैं बोलूँ, तो मैं यहाँ से 7 बजे बस पकड़ती हूँ एंड मैं वापस 7 बजे आती हूँ। तो कम्प्लीटली मेरा 12 आवर्स जॉब के टाइम पे जा। तो मेरा फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट यही रहा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। तो जो हम्म। मॉर्निंग के जो 2 आवर्स है उसका मैंने फुल यूटिलाइज करा। और दूसरा सर, अभी जीईटी होने के होते हैं तो इतना वर्कलोड नहीं रहता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा टाइम, जैसे 2 आवर का हमारा लंच ब्रेक होता है, तो मैंने वो टाइम कंज्यूम करके प्रिपरेशन करी। ठीक है। मतलब जहां जहां पर भी आपको, एक तो आपने प्रिपरेशन को फ्रंट एंड पे रखा कि आप जॉब में जाने से पहले ही 2 घंटे पढ़ाई कर, हाँ, और जो आपके पास 2 घंटे अवेलेबिलिटी पढ़ा टाइम की के। थी उसको यूटिलाइज किया आपने। हाँ सर। ठीक है। क्योंकि सर पहले ही पढ़ के जाने से दो फायदे हैं, एक तो फ्रेश माइंड होता है, और दूसरा फिर पूरे दिन में एक साथ 2 घंटे निकालना मुश्किल है। तो जो टेस्ट देने के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग का ही रहता है मेरे लिए, तो मैंने वही चूज करा सबसे पहले। 175 रैंक आई, उसके बाद 175 से 56, इस बीच में कितना एफर्ट लगा आपको? मतलब क्या आपने एडिशनल किया है ऐसा जिससे कि आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर पाए? ऐसे सर 175 के लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगे थे। इतना 56 के नहीं, लिए नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन थी ऑलमोस्ट सारी। तो इस टाइम पे मैंने ज्यादा टाइम, मतलब लेक्चर देखना तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, जो सिर्फ जो डाउट्स है वही मैंने देखे लेक्चर्स। बाकी का सारा टाइम मैंने प्रैक्टिस करने में एंड टेस्ट देने में लगाया, मॉक टेस्ट सर मेजरली मेरा टाइम मॉक टेस्ट में गया, क्योंकि 175 आई थी उस टाइम पे, मेरा पेपर थोड़ा सा छूट गया था। हम्म। तो मुझे पता था कि मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड्स है वो थोड़ा सा स्लो है, तो मैंने इस बार उसको ज्यादा फोकस करा। ठीक है। तो आपने अब की बार प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि और वैसे भी देखा जाए तो अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम एक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वह टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करके।
क्योंकि जितना ज़्यादा हम हाँ प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करते हैं। और कहीं ना कहीं रैंक पीछे रह जाने का रीज़न भी यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम पेपर को विद इन टाइम हैंडल नहीं कर पाते। हम उसको इम्प्रूव नहीं। करके अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपने ये भी यही किया। क्या आपकी जॉब के दौरान जो सराउंडिंग थी वो सपोर्टिव थी आपकी? हाँ सर, जैसे मेरे मैनेजर है वो क्वाइटली सपोर्टिव है। अगर मैं फ्री टाइम में पढ़ रही हूँ तो वो कभी मना नहीं कर देते हैं। अगर मेरा जो असाइन काम है वो कंप्लीट हो गया है तो ही अलाउ मी। तो आसपास के लोग काफी सपोर्टिव थे। हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है कि लोग बातें कर रहे हैं, आप इतना काम एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ सकते, बट वो कभी ऐसे बाउंड नहीं रखा मुझे। तो ये एक एडवांटेज मेरा रहा। ठीक है। क्या आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, 175 से इम्प्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा? सर बहुत बार लगा है। और ये डर तो सर होता ही है कि अगर 175 से डाउन चला गया तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर 175 में भी पीएसयू लगना मुश्किल है तो फिर और अब जाने में तो और मुश्किल है। तो पर अभी सर मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है तो इतना ज्यादा फियर नहीं था, बट एक या हम्म। 175 से ऊपर तो नहीं जाना था, रैंक डाउन नहीं आनी थी। बिल्कुल। देखो, हम काम करते हैं थोड़ा माइंड रिलैक्स मोड में तो रहता है। एक स्टूडेंट बिल्कुल जॉब के साथ नहीं कर रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील करता है कि वो बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है। आपके पास एक कम से कम एक जगह थी जहाँ से आप एक कर रहे जॉब थे, थी। तो वो रिलैक्स माइंड रहेगा आपका। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उसके रिटर्न में हमेशा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एटलीस्ट आप 175 से इम्प्रूव करें। मैं गेट एग्जाम से हटके भी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन क्या डिस्टर्ब होती है जब पीएसयूज एग्जाम आती हैं, जब बीच बीच में एग्जाम्स आती हैं, जैसे आईयूसीएल आ गया, एचपीसीएल आ गया, कैसे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन डिस्टर्ब होती है? और अगर अ, ये एग्जाम्स आते हैं तो फिर आप इनमें उन प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करते हो? जैसे सर अगर बोले तो डिस्टर्ब होती भी है, नहीं भी होती है। हम्म। जैसे जब एक मतलब एस्पिरेंट जो है वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट टाइम अलॉट कर देता है कि एक महीने में मुझे 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं या एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई पीएसयू एग्जाम बीच में आती है तो सर अगर उसका सिलेबस टेक्निकल से हटके है तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आती है, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। बट अगर सिलेबस सेम है तो सर बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जैसे बार्क में कोई सिलेबस चेंज नहीं है तो वो एक तरीके से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सेम ही फ्लो में चलता है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होने से डिस्टरबेंस आती है, बट वो भी सर हो सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि वो सब्जेक्ट्स इतने हार्ड भी नहीं होते। तो एकदम मिनिमम टाइम देके उसको प्रिपेयर करा जा सकता है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का और इंटरव्यू कर रहा था। उसने भी अपने 12 सब्जेक्ट पूरे के पूरे पढ़े हैं। मैंने दोनों ही कहानी में एक सिमिलरिटी जरूर ऑब्जर्व करी है। वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई एजिटेशन, हर्डल्स या फिर कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कहीं नहीं है। आपकी बहुत ही काम और बहुत ही हाँ रिलैक्स मोड में प्रिपरेशन है। और ये बहुत बढ़िया भी रहता है हाँ क्योंकि जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा हम एजिटेटिव होंगे उतने ज़्यादा गिव अप के चांसेस बन जाते हैं। आप जितने ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, जितना ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे। जैसे आपने सुबह का टाइम चुना जॉब के टाइम पे प्रिपरेशन का, कितना उस रूटीन को ठीक कर लेने से आपकी प्रिपरेशन अपने आप होती जा रही है। तो आपने देखा कि हाँ मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपने ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस करी, आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ। हम अब की बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी रैंक है वो 56 है, तो आपको जो टॉप अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको मिले। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ अपने आप को देखती हैं इस रैंक के साथ, आप कहाँ जाने का ख्वाब देखती हैं? सर, इस रैंक के साथ मैं ईआईएल तो थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है, बट हम्म। गेल या एनपीसीआईएल तो मैं श्योर मानती हूँ कि इन दोनों में से एक जगह पे तो मैं अपने आप को देखती हूँ। और बीआरसी का भी एक चांस मिलेगा तो हम्म। उसमें भी होने के चांस है। बिल्कुल। बाकी सर जो एचपीसीएल आईओसीएल वगैरह लेता है उनका तो मेजरली एग्जाम पे फोकस रहता है, तो वो एग्जाम के बाद ही बता सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, आप अगर गेट एग्जाम में 56 रैंक लाने के काबिल हो गए हैं तो फिर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। और इवन आपने किए भी हैं, आईयूसीएल का रिटर्न एग्जाम आपने किया है। कई बार सर्कमस्टांसेज अनफॉर्चुनेट होते हैं, आपकी चीज़ें फेवर में नहीं जाती, तो आप वहाँ पर सक्सेस नहीं दिखती। बट समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आप काबिल होते हुए भी कई बार है वो सक्सेस नहीं दिखती है। जैसे
आप आईयूसीएल में गए, ऑलरेडी आप 175 रैंकर्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर 153 सीट्स के अंदर आपका नाम आ जाएगा। एनपीसीएल में आप गए, आपका कुछ मार्क्स से रह गया, बट आपने अपना काम करना नहीं छोड़ा, आप लगातार लगे रहे। जब ये सक्सेस नहीं मिलती है और इतना करीब से आप एनपीसीएल में वो 1-2 नंबर से रह गया, या फिर आईयूसीएल में आपको पता लगा कि फाइनल में नाम नहीं है, हर्ट करती हैं ये चीज़ें। हाँ सर, जैसे एनपीसीएल वाला तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करा था। बाकी ईएल के टाइम पे मुझे पता था कि मैंने थोड़ा सा मतलब मेरा टेक्निकल वीक है, मैं इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर नहीं थी, तो उस टाइम पे इतना हर्ट नहीं हुआ। बट एनपीसीएल के टाइम पे, आईओसीएल के टाइम पे तो सर काफी मतलब 1-2 दिन लग गए थे मुझे उससे बाहर आने के लिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उस फेज में कि मतलब आप फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फिर कैसे मतलब हिम्मत करते हो कि मैं आगे फिर से पॉजिटिव रह के तैयारी करती हूँ, क्या पता हो जाए, मतलब क्या आपने क्या तरीका अपनाया? इसका तो मेनली यही कि इस बार अगर 2 मार्क्स से रह गई तो अगली बार सर मैं मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आना चाहिए। दिस इज द मेन मोटिवेशन, कि 2 मार्क्स से रह जाना या 2 मार्क्स से पास होना इज नॉट आई वांटेड दैट कि आई शुड बी द फर्स्ट वन विच अ कंपनी सिलेक्ट। तो मोर बेटर बनाने की एक जो मोटिवेशन है, दिस विल हेल्प। बहुत बढ़िया है, और यही एक सकारात्मक तरीका होता है, यही एक पॉजिटिव वे होता है कि हम अपने आप को वो उस फेज में ना देखें कि जहाँ पर हम अपनी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम तर आंक रहे हैं या कम आ रही है। हम अपने आप को इस प्रकार से कैपेबल बनाएं कि हमारा नाम वो प्रायोरिटी लिस्ट में हो, सबसे ऊपर हो। हम कट ऑफ तक ही अपने आप को क्यों सीमित रखें, हम कट ऑफ से 10 मार्क्स या 20 मार्क्स अप लाने वाले स्टूडेंट्स में से बने। हमें इस प्रकार से अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, और वही एक सकारात्मक नजरिया है, वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए फिर से मजबूर करता है कि तुम कहीं ना कहीं लेग कर रहे हो। क्यों? तुम अगर अपने आप से ऐसे बोलते हो कि कहीं ना कहीं तुम पिछड़ रहे हो, तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि तुम्हें इंप्रूव करना है, तुम कहीं ना कहीं कमतर हो और तुम्हें उसको सुधारना है। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम सुधारते हो चीज़ों को। ये चीज़ आपसे सीखने को मिलती है। अ, मैं आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ सक्सेस के लिए, और आपके लिए बहुत सारी मेरे पास बेल विशेष हैं, इसलिए कि आप आने वाले टाइम में जो पोजीशन अपने दिमाग में सोचते हो उसमें आपको हर जगह पर सक्सेस मिले। और आपको तो मैं ये बता देना चाहता हूँ बहुत ही श्योरिटी के साथ कि अब इस पोजीशन पे जहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपके एफर्ट्स जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ उसके बाद आने वाली सारी अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर आपको एक ग्रेट सक्सेस हो देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? आप कहीं पर भी बैठिए, आप जिस चीज़ को छुओगे वो सोना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इतने काबिल हो गए हैं। आप गेट एग्जाम में 56 रैंक लाए हैं। इवन अपकमिंग जितनी भी अपॉर्चुनिटी, इवन पीएसयू एग्जाम्स हो, इंटरव्यूज हो, कोई भी हो, वो आपके 100% है वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यू आर नाउ केपेबल बीइंग। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप आगे से आगे ग्रो करते रहें, और हमें ऐसे ही खुशखबरी है वो सुनाते रहें। थैंक यू सो मच सर। सर आपका बहुत बड़ा मैं योगदान इसमें बोलूंगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स का जो टाइमिंग है वो लाइक मोस्ट मिनिमम, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप जितना कम से कम टाइम ले सकते हैं उतना आपने लिया है। और जॉब करते टाइम या फाइनल ईयर में होते हुए सबसे ज्यादा जो किसी भी चीज की कमी होती है तो वो है टाइम की। तो दिस विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल, और इसीलिए मैंने 12 के 12 सब्जेक्ट आपसे ही पढ़े हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, देखो एक एक चीज़ आपने जो पॉइंट आउट करी है, मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि हम हमेशा, आप अगर, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो द फर्स्ट थिंग कि आप मुझे हेल्पिंग हैंड की तरह देखना चाहते हैं। आप अपना एफर्ट और टाइम बचाना चाहते हैं। अगर आपका मैं ये काम कर पाता हूँ तो मेरा किया गया काम सार्थक है। आपका एफर्ट बच रहा है क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपके लिए मैं इजी कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इजीली सीख सकते हैं, तो आपका एफर्ट सेव हो रहा है। सेकेंड थिंग, आप मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो चीज़ जल्दी हो। कोई भी अपनी सक्सेस को पोस्टपोन नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी पाऊँ। और अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे आपको मैं वो जल्दी करा सकूं, तो मैं ज़रूर से वो काम करूंगा आपके लिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया कि हम उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में मोस्ट एफिशिएंट बना सकें। इवन अगर आपको मैं केमिकल टेक्नोलॉजी 16 सेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो वो मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट होना चाहिए आपका, ताकि आपका कंटेंट वो रिलेवेंट रहे। तो हमने इस चीज़ पे बहुत काम किया, और यही चीज़ है जो आपने समझी परखी, और इसीलिए आपने इन चीज़ों को फॉलो किया। आ, आप अगर कोई भी एक गेट प्रिपरेशन करने वाला कोई स्टूडेंट है, आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे, मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो गेट एग्जाम में 56 रैंक तक या फिर उससे बेहतर कर सके?
सर मैं मेन सलाह जो अपने बाकी के एस्पिरेंट्स को देना चाहूंगी, दैट कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली का 7 घंटा भी पढ़ पाते हैं तो वो बहुत है, पर वो डेली होना चाहिए। फिर अगर बाय अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अगर डाउन आता है तो मोटिवेशन लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेट एग्जाम हमें 2 3 4 अटेम्प्ट की परमिशन देती है। तो जब तक सक्सेस ना मिले तब तक हार नहीं माननी चाहिए। एंड एक जो आपके पास टाइम है उसको प्रॉपरली एनालाइज करके एक बाउंड टाइम में अनबाउंड रिस्पॉन्स हमें निकालना है। तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आर दी मोस्ट की। बिल्कुल। बिल्कुल आपके जो सुझाव हैं वो बिल्कुल आ, काम करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो एक दिन में 12 घंटे 18 घंटे या 5 दिन या 10 दिन की ये जर्नी नहीं है। यहाँ पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और बहुत पेशेंस चाहिए होगा आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे जॉब लग जाती है, आप जॉब के साथ करो, गेट एग्जाम के पीछे लगे रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपने आप को घिसते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर मेरा 4 अटेम्प्ट हो गया, अब मैं रुका, आगे करना क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपने यहाँ तक पहुँचे हो, आप थोड़ा और प्रयास करो, साइड बाय साइड चाहे जॉब कर लो या कुछ भी कर लो, बट इस चीज़ को छोड़ना मत। जो आपने मेहनत से इतनी चीज़ें पाई हैं उसको यूं गंवा मत देना। आप लगे रहोगे, कोशिश करते रहोगे, एक टाइम पे इतने काबिल हो ही जाओगी, कोई भी एग्जाम निकाल दोगे आप। बट आप लगे रहोगे तब, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता है कि आप 4 अटेम्प्ट के बाद या 5 अटेम्प्ट के बाद सक्सेसफुल होते हैं, आखिर में मैटर यही करता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं। तब आपको याद नहीं रहता है कि आपने कितना प्रयास किया था, तब आप सब भूल जाते हैं, केवल मैटर जो करती है वो सक्सेस करती है। तो आपको आपकी जर्नी से भी यही सीखने को मिलता है, जुझारूपन, आप लगे रहें, जहाँ पर भी जाएं वहाँ से आप ग्रो करने को देखें। तो थैंक यू सो मच ब्रिंसू, आपने टाइम दिया। आप आगे से आगे हमें और आपके एक्सपीरियंस है जब भी आप गेन करोगे हम आपको कनेक्ट करेंगे, और आप अपना हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना कि आपने कैसे इंटरव्यूज क्रैक करे। और बहुत सारी सक्सेस हैं जो आपको आपका इंतजार कर रही हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।